एनहाइड्रेसेस इनहिबिटर्स। ये कौन सी ड्रग्स हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ये कौन सी ड्रग हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कहाँ की ड्रग्स हैं? किसी को नहीं याद है? सुन पा रहे हो मुझे? तो डाययूरेटिक है क्या? एसिटाजोलम। ये डाययूरेटिक्स हैं। एस्टाजोलम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। और ये काम कहाँ कर रही थी? पीसीटी पे। अगर हम लोग ड्रग्स दें और पीसीटी को ब्लॉक कर दें तो वहाँ हाइड्रोजन और सोडियम और सब रुक जाते थे। उनके साथ साथ बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन भी रुक जाता है। और अगर हम लोग ज़्यादा कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस दें तो जो रीनल सिस्टम के नेफ्रॉन्स हैं ये बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं और वो ट्यूब्यूल में ही छोड़ कर रखते हैं और वो यूरिन में मिलकर बाहर निकल जाता है। तो बाइकार्बोनेट्स बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे केसेस जिसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस चल रहे हों, इनहिबिटर्स चल रहे हों, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स चलते हैं, वहाँ पे बाइकार्बोनेट लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो दूसरा कारण क्या है यहाँ बाइकार्बोनेट लॉस का कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स ड्रग्स इनहिबिटर्स यूज हो। और भी जो भी कारण, इंक्रीज एसिड लोड, तो ऑर्गेनिक एसिडोसिस हो सकता है और मिनरल एसिडोसिस भी हो सकते हैं। फिर भी हम लोग कुछ एसिडोसिस हैं, हम लोग बार बार डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, जैसे लैक्टिक एसिडोसिस हो, लैक्टिक एसिड बढ़ गया। अब इनके कारण हम लोग सब पीछे डिस्कस कर चुके हैं लैक्टिक एसिड कब बढ़ सकता है। एक होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो, DKA कहते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटीज की वजह से बहुत सारे एसिड प्रोडक्शन होते हैं। हम लोग डायबिटीज पढ़ेंगे तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और अच्छे से पढ़ेंगे। डायबिटीज के पेशेंट्स में कीटो एसिड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये भी एक टाइप का एसिड है। और उस एसिड की वजह से जो एसिड लोड है ये बढ़ना शुरू हो जाता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में। तो इस वजह से भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। क्योंकि ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है तो इसमें रेस्पिरेटरी फंक्शन की वजह से एसिड नहीं बढ़ रहा है, यहाँ कीटो एसिड्स बढ़ रहे हैं, तो ये मेटाबॉलिक कॉजेज में है। और क्योंकि ये इंक्रीज एसिड लोड करा रहे हैं, ऐसे कहीं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ने की वजह से एसिड लोड बढ़ जाता है। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड और बहुत सारे एसिड अपने अपने बायोकेमिकल एक्टिविटीज से बढ़ते हैं और एसिड लोड बढ़ता है। तो आप इसमें बहुत सारे लिस्ट बना सकते हैं एसिड के, लेकिन फिलहाल हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स हैं, पीछे बहुत सारे एसिड्स की बात हुई है। इम्पेयर्ड एसिड एक्सक्रीशन कब हो? ये जो नॉर्मल एसिड है ये नॉर्मल एसिड बने और ये एसिड निकले ना, किडनी काम करना बंद कर दे, जैसे रीनल फेलुअर। इम्पेयर्ड गैसेस एक्सक्रीशन ये कब होगा? रीनल फेलुअर में, रीनल फेलुअर हो। और एल्डोस्टेरोन याद है? एल्डोस्टेरोन, यस सर। एल्डोस्टेरोन अगर इनसफिशियंट हो जाए, मतलब एड्रीनल ग्लैंड इनसफिशियंट हो जाए, एड्रीनल ग्लैंड काम ना करे और एल्डोस्टेरोन ना दे, तो बहुत सारे पंप्स गायब हो जाते हैं, डिसफंक्शन हो जाते हैं। उस वजह से एसिड एक्सक्रीट नहीं हो पाता है
क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ से ब्लड के रास्ते से बाहर नहीं निकलते हैं। वहाँ हाइड्रोजन एटीपेजेस और हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेजेस थे, दो एटीपेजेस दोनों ब्लॉक हो जाते हैं और ब्लड का हाइड्रोजन ट्यूब्यूल में नहीं आ पाता है और वो फिर से ब्लड में चला जाता है। याद आ रहा है? यस सर। तो एड्रीनल इनसफिशियंसी हो सकती है, ये कॉमन कारण है, सबसे कॉमनेस्ट कारण ये सारे हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के। क्योंकि डायरिया एसिडोसिस तक पहुंचे जरूरी नहीं होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस कितने लोगों को चला है जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो रीनल फेलुअर और एल्डोस्टेरोन इनसफिशियंसी, ये सारे कॉमनेस्ट कारण हैं, रीनल फेलुअर और एड्रीनल इनसफिशियंसी। एड्रीनल ब्रेकर में लिख सकते हो एल्डोस्टेरोन इनसफिशियंसी, एल्डोस्टेरोन इनसफिशियंसी। बात करते हैं सिम्टम, कौन कौन से सिम्टम आ सकते हैं। तो सिम्टम वही जो पहले आते हैं, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ भी डिस्टर्ब वही होता है, एंजाइम प्रोटीन डीनेचर होते हैं, यहाँ भी एसिडोसिस हो रहा है तो प्रोटीन डीनेचर होते हैं और जो सेंसिटिव एंजाइम से वो काम करना बंद कर देते हैं। डिफरेंसेस क्या है हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया का। तो सिम्टम क्या क्या आ सकते हैं? हेडेक हो सकता है। अब ये हेडेक क्यों हो रहा होगा बार बार, क्या हम लोग डिस्कशन करना अच्छा नहीं है। हेडेक क्यों हो रहा होगा? क्योंकि न्यूरॉन्स के अपने फंक्शन नहीं ठीक है, उनको नॉर्मल एंजाइम नेचर्ड प्रोटीन्स ना मिलकर डीनेचर्ड प्रोटीन्स मिलते हैं, तो हेडेक होगा। बीपी यहां भी फॉल हो जाएगा, वही सिस्टम, वैसोडाइलेशन, तो बीपी फॉल हो सकता है, डिक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। मसल्स, जो मसल्स हैं इसमें ट्विचिंग, मसल ट्विचिंग कहा जाता है। पेशेंट आके कहते हैं हाथ पैर फड़क रहा है, इसको कहा जाता है मसल ट्विचिंग। तो मैस्कुलर ट्विचिंग होती है क्योंकि मैस्कुलर जो सेल्स हैं, जो मैस्कुलर मायोसाइट्स हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। जो एंजाइम्स हैं वो सेलुलर एक्टिविटीज को जनरेट करते हैं और मैस्कुलर ट्विचिंग होती रहती है, और क्योंकि ब्रेन के भी फंक्शन नॉर्मल नहीं है तो यहां बहुत बार मैस्कुलर ट्विचिंग मिलती है। शरीर पूरा वार्म हो जाता है, शरीर गर्म हो जाता है एसिडोसिस में। स्किन और फेस रेड, फ्लशी रेड, वीप जो है फेस का फ्लशी रेड हो जाता है, स्किन फेस जो है फ्लश्ड हो जाता है, स्किन फ्लश्ड रेड कर सकते हैं इसको। अब ये क्यों हो जाता है फ्लश्ड रेड, किस वजह से लाल हो जाता है? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था, वेसोडाइलेशन, और जब वेसोडाइलेशन होता है तो ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पाइप वाइड हो गए हैं। और जो भी पार्ट आपको दिखेगा, खासकर चेहरा हमें सबसे पहले दिखता है जिस पे हम कंसंट्रेट करते हैं, तो फेशियल वेसल्स भी डायलेट हो चुकी हैं, जैसे इन्फ्लामेशन में होता है फेशियल वेसल्स भी डायलेट हो गई हैं। अब यहाँ ब्लड की सप्लाई ज़्यादा है तो रेड ब्लड ज़्यादा आता है, तो ये एरिया भी क्या दिखता है ज़्यादा रेड। रेड हम तब दिखना ज्यादा शुरू करते हैं जब वेसोडाइलेशन होता है। रेड दिखने का मतलब ही वेसोडाइलेशन, क्लिनिकल कॉन्सेप्ट कि आपका बाहर से ज्यादा रेड दिखने का मतलब क्या है कि वेसोडाइलेशन हो रहा है। तो वेसोडाइलेशन की वजह से फ्लशी रेड चेहरा दिखता है। नाउजिया वोमिटिंग, नाउजिया
वॉमिटिंग, नाउजिया वॉमिटिंग, डायरिया मिल सकता है। डायरिया तो कॉज ही है, डायरिया भी मिल सकता है, नाउजिया एंड वॉमिटिंग मिल सकता है। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, एक्सट्रीम ड्राउजीनेस, ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं क्यों मिलता है। कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, और एक ब्रीथ में मैंने पैटर्न बताया था, कुछ स्मॉल ब्रीथ, कुछ स्मॉल ब्रीथ, रैपिड एंड शैलो ब्रीथ। शैलो मतलब आधी अधूरी सांस। कुछ स्मॉल ब्रीथ मिलेगा आपको। और ये जो कुछ स्मॉल ब्रीथ है, ये क्लासिकल अपीयरेंस होता है DKA में, क्लासिकल अपीयरेंस DKA में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, कुछ स्मॉल ब्रीथ। समझ में आ रहा है? यस सर। तो कॉजेज में अगर हम लोग बहुत सारे कॉजेज देखें तो कॉमन जो क्लिनिकल कॉजेज मिलते हैं हॉस्पिटल में, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा मिलता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलता है, कुछ स्मॉल ब्रीथ आपको मिलता है वहाँ। और बाकी हम लोग टेस्ट कराते हैं, हिस्ट्री मिलती है कि इनको डायबिटीज़ है, बैलेंस नहीं रहता है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ता है तो DKA में पेशेंट जाता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, क्योंकि मेटाबॉलिक फंक्शन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है डाइजेस्ट कराने के लिए। सीवियर डायरिया दूसरा कारण है इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के लिए। तीसरा कारण अगर हम लोग कहें रीनल फेलुअर, कॉमनेस्ट कारण है रीनल फेलुअर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए। या बहुत बार शॉक, पेशेंट शॉक में हो तो भी एसिडोसिस होता है। फिर भी 3 कारण जो हैं DKA और सीवियर डायरिया और रीनल फेलुअर, 3 केसेस हमें बहुत मिलते हैं जिसमें क्या मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर? यस सर। डायग्नोसिस की अगर हम लोग बात करें कि जांच क्या क्या कराएं ऐसे केसेस में, तो इसमें हम क्या करेंगे, मेनली फोकस कहाँ करेंगे, ABG पे, इन्वेस्टिगेशन में ABG पे। और ABG में भी हमें कहाँ फोकस करना है, बाइकार्बोनेट पे, कि बाइकार्बोनेट का हाल क्या है। तो ABG में हम लोग देखेंगे और बाइकार्बोनेट इन द ब्लड, बाइकार्बोनेट लेवल क्या है, बाइकार्बोनेट कम होना चाहिए। अगर एसिडोसिस है तो वो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ट्रीटमेंट की और बाकी टेस्ट हम साथ में इलेक्ट्रोलाइट करा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं एसिडोसिस से बाकी भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। और रिस्पायरेटरी कॉज को एक्सक्लूड करने के लिए रिस्पायरेटरी इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं कि रिस्पायरेटरी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज ना कर रहा हो। बहुत सारे टेस्ट हम लोग इसलिए कराते हैं क्योंकि उस डिजीज का टेस्ट है, इसलिए नहीं कराते हैं। इसलिए कराते हैं कि DD बन पाए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि दूसरी डिजीज तो नहीं ऐड हो रही है। तो रिस्पायरेटरी जितने हम लोग पीछे से पढ़ चुके हैं वो भी करा सकते हो। अगर आपको शक है कि कहीं रिस्पायरेटरी भी तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, वो भी करा सकते हैं हम लोग। तो ये है ट्रीटमेंट की। अगर बात करें कि ट्रीटमेंट यहाँ क्या लिया जाए, तो सबसे पहला ट्रीट द कॉज। आपको कॉज ढूंढना है, ट्रीट द कॉज। आप कॉज ढूंढते हैं और क्या करते हैं, ट्रीट द कॉज। कॉज ढूंढने के बाद आप कॉज को ट्रीट करते हैं। दूसरा, अगर इमरजेंसी केसेस हैं, एक्चुअल में जब हम लोग ABG कराते हैं तो pH आता है। अब pH फॉल होता है 7.3
352 7.45 नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। लेकिन पीएच फॉल होता है, मान लो किसी को 7.25 पीएच आ रहा है तो ये भी फॉल है। मान लो किसी को 7.11 आ रहा है, ये भी फॉल है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि कॉज तो ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं क्योंकि यहाँ बाइकार्बोनेट इनसफिशियंसी हो रही है, बाइकार्बोनेट ब्लड में कम हो रहा है तो हम बाहर से बाइकार्बोनेट देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग दो रूट से दे सकते हैं, एक कहां से, ओरल, और एक आईवी, दो रूट से दे सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन अच्छा, जो ओरल है ये तो जनरली सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग दे देते हैं, लेकिन आईवी देने के अपने रूल्स हैं। हर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हम लोग आईवी का बाइकार्बोनेट नहीं देते हैं, उसके लिए अपने रूल्स हैं। रूल क्या है कि सोडियम बाइकार्ब आप तब दें, जो सोडियम एसिडीमिया है, जो एक्यूट या और सीवियर एसिडीमिया कह सकते हैं इसको, जो सोडियम बाइकार्बोनेट आप तब दें जब पीएच इससे कम हो। किससे कम हो? 7.11 से। इसको हम लोग सीवियर एसिडोसिस कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी का टेस्ट कराया और किसी को सोचो 7.25 है पीएच, तो एसिडोसिस तो पीएच तो इसका भी फॉल है इस नॉर्मल के हिसाब से, लेकिन इतने पे हम लोग बाइकार्बोनेट नहीं दें। इसको हम लोग उतना सफिशिएंट मानते हैं एसिड पीएच की बॉडी मेंटेन कर ले जाएगी। क्योंकि अगर बाइकार्ब दे देना सोल्यूशन नहीं है, बाइकार्ब दे देंगे तो बाइकार्ब बॉडी में ज़्यादा भी हो सकता है, तो भी एसिड बेस बैलेंस होगा, डिसबैलेंस होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन को डीएक्टिव कर देगा जाके। तो हमें बाइकार्ब कब देना है? जब आप पीएच कितना आ जाता है 7.11 से कम, तब आप आईवी देते हैं 7.11 से कम। तो एक रूल तो ये है कि आप जो बाइकार्ब है आईवी तब यूज करें जब पीएच 7.11 से कम आ जाए। दूसरा रूल क्या है? एक रूल और है कि आप दे सकते हैं इससे थोड़ा बहुत भी अगर फ्लक्चुएट हो, मान लो इतने पे भी, किसी को आ गया 7.20, इतने पे भी आप दे दें। लेकिन इसके लिए भी रूल है। इसके लिए क्या है कि 7.20 के पीएच तक आप बाइकार्ब आईवी दे सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री में उसके किडनी डिजीज मिलनी चाहिए, रीनल फेल्यूर, रीनल इंजरी, कोई भी रीनल पैथोलॉजी मिलनी चाहिए जिसकी वजह से आपको लगता हो कि बाइकार्ब ज्यादा छन गया होगा। रीनल फेल्यूर के बाइकार्बोनेट को रोक नहीं पा रहे हैं लोग। तो होगा क्या, जो दूसरा है वो है कि आप दे सकते हैं लेस देन 7, आप दे सकते हैं 7.1 to 7.2 तक, इस बीच में भी आप दे सकते हैं, 20 तक, इस बीच में भी आप दे सकते हैं। लेकिन इसे यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस होना चाहिए किडनी इंजरी, किडनी फेल्यूर की भी हिस्ट्री आपको मिलनी चाहिए, या आप टेस्ट कराते हैं तो किडनी की जांचेज आपकी ऐसी आनी चाहिए कि किडनी फेल्यूर है, किडनी इंजर्ड है, काम नहीं कर पा रही है, तब आप बाइकार्बोनेट इस रेशो में भी दे, इस एवरेज में भी दे सकते हैं, इस वैल्यू पे भी दे सकते हैं पीएच के। क्लियर? यस सर। बात करते हैं ओरल।
तो ओरल कॉमन चलते हैं। ओरल की अगर बात करें तो जो हम लोग डोज की बात कर सकते हैं, ये 325 से लेकर 2000 mg इसकी डोज चलती है। 325 टू 2000 mg 1 ये mg पर डे 325 से 2000 mg पर डे। और ये हम लोग एक बार से लेकर 4 बार यूज कर सकते हैं एक दिन में। अगर इसके डोज की बात करें, आईवी के डोज की, तो इसका जो डोजिंग है 50 से 150 मिली इक्वलेंट, 50 टू 150 मिली इक्वलेंट कार्बोनेट, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम लोग डाइल्यूट कर देते हैं 1 लीटर के D5 में, डेक्स्ट्रोज 5 बोतल में, फ्लूइड में, और फिर हम इसको इंट्रावेनस यूज करते हैं, इन्फ्यूजन कराते हैं। डायरेक्ट बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन नहीं कराते हैं, जब भी कराते हैं तो डाइल्यूट करके कराया जाता है।